हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1, 2, 3 और 4 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैंने इतने सारे पार्ट्स क्यों बनाए आप लोग कहोगे, तो क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर कुछ बच्चे जो हैं बोर भी जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, ये लास्ट ही पार्ट होगा इसका, इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो गई है उसमें हमने देखा अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक एक ऐसा राजा था जिसने कि शांति को चुना था। एक बार क्या हुआ था, जब वो कलिंग को चढ़ाई करने गया था, है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था, उसका जो हृदय था बहुत ज़्यादा पिघल गया। मतलब जब उसने वहाँ पर ऐसा देखा ना, ऐसा अलग सा माहौल, इस हर तरफ ब्लड ही ब्लड, हर तरफ डेथ डेथ का जो समुंदर उसे दिखा, उसने सोचा कि कितना बुरा संसार है, कि क्या हो रहा है। तो उसने इसलिए शांति को चुना। उसने सोचा कि आज से मैं अपने लिए आज से मतलब जो है हम लोग हिंसा त्याग देंगे। मतलब उसने हिंसा को त्याग दिया। उसने वो बुद्ध की शिक्षाओं पर चला। उसने जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी ना कि अहिंसा का पालन करो, धर्म को अपनाओ, तो ये सब उसने किया। तो चलिए अब आगे देखेंगे अशोक के जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। In his edicts, Ashoka called himself Devnampiya Piyadesi. The first word means beloved of the gods. The second, one who regards others with kindness. ओके तो क्या था, उसने अपने एडिक्ट्स में बताया था कि अशोका जो अपने आप को ना देवनाम पियादेसी के नाम से पुकारता था, मतलब बुलवाता था। द फर्स्ट वर्ड मीन्स, जो पहले वर्ड का जो मतलब है देवनाम पिया का, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान का प्यारा। द सेकेंड, वन हु रिगार्ड्स अदर विथ काइंडनेस, और दूसरे का मतलब है जो एक ऐसा एम्पायर जो लोगों को, मतलब जो लोगों के साथ दयालुपूर्ण व्यवहार करे, जो बहुत ज़्यादा दयालु हो। एंड इंडीड, और वास्तव में अगर देखें, द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स मेक इट क्लियर दैट ही वॉज interested in depicting himself as a benevolent and compassionate ruler. Let us see a few example of this. Okay. ठीक है, तो क्या है, वास्तव में क्या था, जो एडिक्ट्स की लैंग्वेज थी ना, वो बिल्कुल क्लियर बताती है कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग हिमसेल्फ एज अ बेनोविलेंट, कि वो इंटरेस्टेड था कि वो अपने आप को जो है, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा बेनोविलेंट और कॉम्पेशनेट रूलर था, बहुत ज़्यादा दयालु, और जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था। मतलब उसके अंदर ये था कि मैं हर एक पे विजय हासिल कर लूँगा, ये वाला राज्य भी मेरा, ये वाला राज्य भी मेरा। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ थी, पैशनेट था वो बहुत ज़्यादा। एक ऐसा शासक वो बना, लेकिन बाद में उसका जो है दिल पिघल गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेट अस सी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो सम साउदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न किंगडम। क्या था, फिर भी क्या था, बहुत सारे जो किंगडम्स थे, साउदर्न किंगडम जो थे, वो मौर्य एम्पायर का पार्ट नहीं थे। कौन, जैसे थे ना चौलास, चेरियाज और पांड्याज, ये तीन थे ना साउदर्न किंगडम, ये जो थे साउदर्न किंगडम का पार्ट, साउदर्न किंगडम जो थे ये मौर्य एम्पायर का पार्ट नहीं थे, है ना। अशोका सपोर्टेड देयर ओवरऑल well-being. He claimed to provide medical care for people and animals even. ये लोग जो थे उसका पार्ट नहीं थे, फिर भी अशोका जो था उनको सपोर्ट करता था। ही क्लेम टू प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर पीपल, वो वहाँ के लोगों की मेडिकल केयर करता था। एंड एनिमल्स इवन बियॉन्ड, जानवरों की बहुत रक्षा करता था। एंड इवन हिज एम्पायर प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड क्रुअल्टी टू एनिमल्स एंड ऑर्डर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी। और क्या था, बल्कि उसके एम्पायर में जो था शिकार करना बिल्कुल मना था। एंड क्रुअल्टी टू एनिमल्स, की जानवरों के साथ जो है क्रुअल्टी ना दिखाई जाए। एंड ऑर्डर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी, और उसने ऑर्डर भी कर रखे थे कि जहाँ तक ज़रूरत हो उनके साथ जो है उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाए। इफ़ सो, अशोका वॉज एन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। और क्या था, अशोका जो था वो एक बहुत ज़्यादा अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर था, किसका, नेचर कंजर्वेशन का, यानी कि उसके राज्य में, उसके एम्पायर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, यानी नेचर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा करता था। एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और वहाँ पर जो है जंगली जानवरों की अधिकता भी बहुत ज़्यादा थी। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा था वहाँ पर। ही सेड ही हैड एस्टेब्लिश रेस्ट हाउसेज एंड वेल्स एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द मेन रोड्स ऑफ हिज एम्पायर एंड गॉट फ्रूट एंड शेड ट्रीज प्लांटेड। क्या उसने कहा, उसने अपने एम्पायर में क्या करा था, एस्टेब्लिश किए थे, रेस्ट हाउसेज बनाए थे जगह जगह, और जगह जगह कुएं खुदवाए थे, जिससे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना, अपने एम्पायर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउस बनवाए, जिससे कि जो कि मेन रोड्स के बिल्कुल पास में ही थे। एंड गॉट फ्रूट एंड शेड ट्रीज प्लांट, और उसमें क्या थे, जो फ्रूट और जो है फ्रूट वाले जो ट्रीज लगाए, शेड वाले ट्रीज लगाए, ऐसे लगाए जिससे कि लोगों को उससे आराम मिल सके। जैसे पथिक जा रहे हैं, रास्ते से कोई निकल कर जा रहा है यात्री, तो वो उस फ्रूट्स को खाए और उसमें जो है पेड़ों की छांव में विश्राम करे। ही ऑल्सो क्लेम टू एनकरेज ऑल सेक्ट्स, द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रेजेंट इन हिज टाइम टू एक्सेप्ट ईच अदर्स बेस्ट टीचिंग एंड स्टडी दैम। उसने क्या है, बहुत सारे जो है उस समय स्कूल बहुत खोले, जैसे आजकल एजुकेशन है, पहले ऐसी एजुकेशन नहीं थी। पहले जो था
ज्ञान का प्रचार प्रसार होता, जैसे कि मतलब धर्म के प्रति शिक्षाएं दी जाती थी, धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, अलग ही तरीके के थॉट्स के स्कूल थे। तो उसने जो है बेस्ट टीचिंग्स एंड स्टडी देम, मतलब एक बहुत अच्छे से अच्छे जो है स्कूल्स को डेवलप किया, जिससे कि उनमें अच्छे से अच्छी टीचिंग हो सके और स्टडी हो सके। Although we need not take all of Ashoka's claims literally, it is clear that in line with Kautilya's philosophy of governance, he paid attention to the welfare of his subjects and made efforts to reach out to them. फिर भी वास्तव में अगर देखें तो अशोका को हम जो क्लेम्स नहीं कर रहे हैं, इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ साफ है कि कौटिल्य की फिलोसफी के हिसाब से अशोक चला था। जो कौटिल्य की फिलोसफी थी कि वेल डेवलप्ड एम्पायर कैसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अशोक ने सब चीज़ें करी थी, है ना। वो उस तरीके से अपनी प्रजा को वेलफेयर देता था, अपनी प्रजा को हैप्पी रखता था, खुश रखता था, क्योंकि अगर वो सोचता था कि अगर प्रजा की भलाई के लिए जो काम हो रहा है तो इसमें मेरी भलाई है, अगर हमारी प्रजा सुखी है तो हम भी सुखी हैं। तो इस तरीके का वो इस धारणा पे चलता था। डोंट मिस आउट, यू रीड अबाउट द वर्ड धर्मा, धर्मा इन प्राकृत इन ग्रेड 6। ठीक है, आपने जो है अभी पहले धर्मा वर्ड के बारे में पढ़ा है, जो कि प्राकृत में है ना, ग्रेड 6 में पढ़ा था हमने। इट्स एजेंस कैन नॉट बी इजीली कैप्चर्ड इन सिंपल टर्म्स। अगर साधारण शब्दों में देखें, धर्मा मीन्स मोरल लॉ और समवंस रिलीजियस और एथिकल ड्यूटीज टुवर्ड्स फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री। तो धर्मा का मतलब है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज़, ऐसे कुछ मोरल लॉज जो कि व्यक्ति के फैमिली से रिलेटेड होते हैं, या फिर उसके समुदाय से रिलेटेड होते हैं, या फिर उसके देश से रिलेटेड होते हैं। एट अ डीपर लेवल, अगर ज़्यादा गहराई पर जाएं, हाउएवर धर्मा एक्सटेंड्स टू लिविंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स और रिदम। तो देखा जाए तो धर्मा जो है एक यूनिवर्स के हिसाब से दिया हुआ एक ऑर्डर है। दिस इंक्लूड्स डूइंग वंस ड्यूटी, जिसमें कि किसी की ड्यूटी जो है इंक्लूड है ट्रूथफुली, जो वफादारी से अपनी ड्यूटी करे, फॉलोइंग रूल्स, अपने रूल्स का पालन करे, ऑफ राइटस कंडक्ट एंड लीडिंग अ लाइफ इन हार्मनी विद द कॉस्मिक ऑर्डर, और जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करे। धर्मा इज देयरफॉर ड्यूटी, लॉ, ट्रूथ, ऑर्डर एंड एथिक्स, ऑल ऑफ इट्स टुगेदर। तो धर्मा का मतलब अगर ब्रीफ में हम दें तो धर्मा का मतलब है, धर्मा जो है वो है ड्यूटी, लॉ, ट्रूथ, ऑर्डर एंड एथिक्स। अगर साथ साथ इन सबको मिलाया जाए तो धर्म की स्थापना होती है, तो एक धर्म बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर Ashoka details instructions on the conduct of his official and mentions ways to ensure that they practiced fairness in one of his edicts. अशोका के डिटेल्स इंस्ट्रक्शन मिले, है ना, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिले। तो उसमें क्या है, उसके एडिक्ट्स जो थे उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी। रीड द ट्रांसलेशन बिलो, नीचे जो ट्रांसलेशन दे रखी है उसको पढ़ो। एंड योर थॉट्स ऑन वेदर दोज वेज वुड हैव बीन सक्सेसफुल इन हेल्पिंग मैनेज हिज एम्पायर एंड हाउ। तो अपने जो आपके मन में विचार आए, देखो कि उसको जो एम्पायर था इतना बड़ा था, वो कैसे इतना सक्सेसफुल बना, क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने उसकी हेल्प करी, इतना बड़ा जो वास्ट एम्पायर था वो कैसे उसने खड़ा किया, उसने उसको कैसे मैनेज किया। बाय ऑर्डर ऑफ द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है, द ऑफिसर्स एंड सिटी मजिस्ट्रेट्स आर टू बी इंस्ट्रक्टेड दस। उसने क्या करा था, उसने जो ऑफिसर्स थे कुछ वहाँ के और जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए लिखा, यू आर इन चार्ज ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ लिविंग बींग्स, कि तुम जो हो, आप लोग जो हो बहुत सारी ज़िंदगियों के इंचार्ज हो, मतलब हज़ारों ज़िंदगियाँ जो हैं आपके ऊपर हैं। जो वो गवर्नर्स नियुक्त करता था ना, जैसे सेट्रेप्स थे, जैसे कि मान लिया अशोक जीत गया वहाँ पर, तो उसके आसपास के, जैसे यहाँ पर अशोक है तो इसके आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उसमें वो क्या करता था, वो कहता था कि राजा तो मैं ही हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो तुम शासन करोगे तो यहाँ पर देख रेख तुम्हारे हाथ में। तो यहाँ पर वो गवर्नर्स और सेट्रेप्स नियुक्त करता था। तो उनके लिए उसने लिखा है कि तुम जो हो बहुत सारी जिंदगियों के इंचार्ज हो। यू शुड गेन द अफेक्शन ऑफ मैन, ठीक है, तुम जो है आदमी की अफेक्शन को पा सकते हो। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, जितने सारे बच्चे हैं, जितने भी मैन हैं वो सब मेरे बच्चों के समान हैं। एंड जस्ट एज आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और मेरी इच्छा है कि जैसे सारे लोग मेरे बच्चों के समान है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी यही, तुम लोग भी मेरे बच्चों के समान हो। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि इस संसार में या फिर आने वाले समय में, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में, इस तरीके से मान लो, तो ये सब जो है खुश रहें। द सेम डू आई डिज़ायर फॉर ऑल मैन, ऐसा ही मैं औरों के लिए भी इच्छा करता हूँ। यू शुड स्ट्राइव टू प्रैक्टिस इम्पार्शियली, आप लोग जो है इनके साथ इम्पार्शियली जो है प्रैक्टिस करो, मतलब किसी के साथ भी पार्शलिटी ना हो, भाईचारे का जो है सबके साथ रहे, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो। द रूट ऑफ ऑल दिस इज टू बी इवन टेम्पर्ड, आर नॉट रैश इन योर वर्क। This inscription has been engraved here in order that the city magistrates should at all times see to you that men are never imprisoned or tortured without good reason। हाँ, तो इसमें ये भी लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीज़न के उसको कैप्चर ना करा जाए, उसको पकड़ा ना जाए, उसको जेल में ना डाला जाए। एंड फॉर दिस पर्पस आई शैल सेंड आउट ऑन टूर एवरी 5 years, और इस पर्पज़ के लिए
मैं तुम्हें आई शैल सेंड, मैं मतलब हर 5 साल बाद एक टूर रखूँगा जिस पे मैं कुछ किसी व्यक्ति को भेजूँगा। एंड ऑफिसर हु इज़ नॉट सेवियर और हार्श, एक ऐसे ऑफिसर को भेजूँगा जो कि हार्श नहीं होगा। हु हैविंग इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, जो कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। शैल सी दैट कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, ये चलिए देखते हैं कैसा मेरा इंस्ट्रक्शन था, आप तुम्हें मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। मतलब वो एक ऑफिसर भेजेगा 5-5 साल बाद, उसने लिखा था कि जिससे कि वो हर चीज़ देखते रहेंगे कि उसके राज्य में क्या क्या चीज़ों का पालन हो रहा है, या उसके राज्य में जो प्रजा दुखी तो नहीं है इस तरीके से। तो द मौर्य एम्पायर कंटिन्यू फॉर हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोकास डेथ, ये जो मौर्य एम्पायर था ये कम से कम हाफ सेंचुरी तक चला अशोका की डेथ के बाद। ठीक है, मतलब डेथ हो गई उसकी, उसके बाद हाफ सेंचुरी चला। हाउएवर हिज सक्सेसर वर अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, फिर क्या था उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे, सक्सेसर होते हैं जो उसके बाद में जो पीढ़ियाँ आई उसके बाद वाले जो आए, वो इतने बड़े एम्पायर को संभालने में जो है असमर्थ रहे, वो नहीं संभाल पा रहे थे इतने बड़े एम्पायर को। एंड मैनी ऑफ द स्मॉलर किंगडम ब्रोक ऑफ एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, और क्या था जब इतना बड़ा वो एम्पायर संभाल नहीं पा रहे थे तो जितने भी बहुत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, छोटे छोटे किंगडम से बढ़ गया। पहले क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा था अशोक ने, लेकिन वो लोग इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाते, उन्होंने अपने इस एम्पायर को छोटे छोटे किंगडम में बांट लिया। एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, और खुद वो है अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए। अराउंड 185 BC इंडिया स्टार्टेड ऑन अनोदर फेज ऑफ हर जर्नी, लगभग 185 BC के आसपास इंडिया की एक और दूसरी यात्रा शुरू हुई। भविष्य एंड ध्रुव विल ज्वाइन अस ऑन दिस जर्नी इन द नेक्स्ट चैप्टर, भविष्य और ध्रुव इस जर्नी को नेक्स्ट चैप्टर में जो है ज्वाइन करेंगे हमें। अब देखते हैं लाइफ इन द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड की जो लाइफ थी वो क्या थी। ठीक है, अशोक के बारे में तो हमने देख लिया, अशोक कैसा किंग था, उसने शांति चुनी, क्यों चुनी भाई तो देख लिया हमने। लेकिन मॉडर्न पीरियड की जो लाइफ थी वो क्या थी। सिटीज़ लाइक पाटलिपुत्र वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स, जैसे कि हमने देखा पाटलिपुत्र के बारे में देखा था सबसे पहले, तो पाटलिपुत्र जो था वो एक बस्टलिंग सेंटर बन गया था गवर्नेंस का और कॉमर्स का, मतलब वहाँ पर जो है जो गवर्नर नियुक्त थे वो इसका देखरेख करते थे। दे हैड पैलेसेस, वहाँ पर क्या थे, बहुत सुंदर सुंदर पैलेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी एंड वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, और सड़कें बहुत मतलब वेल प्लान थी, अच्छी थी, साफ सुथरी थी। विद अ वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम एंड ब्रिस्क ट्रेड, और वहाँ पर क्या था, एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था, यानी कि जो टैक्स था वो एक सब कुछ ऑर्गेनाइज सिस्टम था, मतलब हिसाब से टैक्स ले जाता था लोगों से। एंड ब्रिस्क ट्रेड, और व्यापार वहाँ पर बहुत अच्छा से होता था। द ट्रेजरी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहाँ का जो राजकोष था इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वहाँ पर व्यापार अच्छे से फल फूल रहा था। फुली फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसीलिए वहाँ पर जो है एम्पायर की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब वहाँ पर पैसा ही पैसा था, प्रॉस्पेरस माहौल था पाटलिपुत्र का। ऑफिशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस प्लेड की रोल्स इन द सिटी लाइफ, इसीलिए उस एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, जो वहाँ का रख रखाव देखते थे, या फिर वहाँ के व्यापारी थे या फिर आर्टिशंस थे, जो वहाँ के कलाकार थे, वो एक इस शहर की लाइफ के लिए की रोल निभाते हैं, मतलब उनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट आएगा डोंट मिस आउट द सोहा गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये रहा। ओके, dating back to the 3rd century BC is one of the India's earliest known administrative records, जो इंडिया का सबसे पहले का एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिलता है उसमें ये जो है इंस्क्रिप्शन मिला है, प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। डिस्कवर्ड इन सोहगौरा उत्तर प्रदेश, जिसकी खोज सोहगौरा उत्तर प्रदेश में की गई। इट इज़ रिटन इन प्राकृत यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है ना, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी। एंड इज बिलीव टू हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का यह है। द इंस्क्रिप्शन मेंशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रेनरी टू स्टोर ग्रेन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट फेमाइंस, highlighting the state's efforts to ensure food security and supports its people during times of crisis। तो इसमें जो है इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें क्या है, इसमें ग्रेनरी के बारे में लिखा है। ग्रेनरी वो होती है जिसमें कि अनाज का भंडारण किया जाता है, जिसमें कि अनाज को स्टोर किया जाता है। तो इसमें उसी का वर्णन है कि कैसे वो इस अनाज को जो है प्रिकॉशन करते थे, अनाज कैसे स्टोर करके रखते थे। जैसे कभी मतलब जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कुछ बाढ़ आ जाए या कुछ सूखा पड़ जाए, तो कैसे वहाँ पर जो उसकी जो फूड सिक्योरिटी होती थी या फिर जो सपोर्ट्स है लोगों की, जैसे कोई क्राइसिस आ जाए तो उसमें कैसे वो अनाज का काम चलेगा, मतलब इतना अनाज कैसे भर के रखते थे, उन सब का ब्यौरा जो था इस इंस्क्रिप्शन में था। मैगस्थनीज अकाउंट ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द सोसाइटी एट द टाइम, मैगस्थनीज ने भी इस समय के समाज के ऊपर है ना बहुत सारी लाइट डाली है, प्रकाश डाला है। अब सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर, उसका कहना था कि यहाँ की सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, यहाँ की अधिकांश जनता जो थी, अधिकांश जनसंख्या जो थी वो खेती पर ही निर्भर थी। विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द एम्पायर, जो कि
जो कि इस एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था, क्योंकि जब अधिकांश जनता खेती पर निर्भर थी तो क्योंकि उनसे टैक्स आता था, फसल बिकती थी, व्यापार अच्छा होता था, तो जो टैक्स वसूलता था एम्पायर, तो एम्पायर इसलिए वो वहाँ का जो प्रॉस्पेरस था। 2 क्रॉप्स वर शोन इन अ ईयर, एक साल में 2 फसलें होती थी। एज रेन फैल इन बोथ समर एंड विंटर, जैसे या एक जैसे कि रेन पड़ती थी या फिर दोनों समर या विंटर में होती थी। दिस एंश्योर्ड दैट फेमाइस वर, इसीलिए फेमाइस जो थे वर रेयर एंड पीपल हैड एम्पल फूड, इसलिए वहाँ पर जो फेमिन्स थी, जो भुखमरी अगर कभी फैलती तो वो रेयर केसेस में ऐसा होता था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो जो था वेल डेवलप एम्पायर था, बहुत विकसित एम्पायर था। ग्रेनरीज वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज, क्योंकि वहाँ की जो ग्रेनरीज थी वो वेल स्टॉक थी, मतलब उसमें अनाज भरपूर मात्रा में था। इवन इफ वॉर रेज्ड नियर बाई फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट, अगर कभी कभी क्या होता था, अगर जैसे कहीं पर वॉर फैल गई है आसपास में, तो फार्मर्स को सुरक्षित रखा जाता था, जिससे कि एग्रीकल्चर वॉज नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि जिससे कि किसानों जो खेती है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब सुरक्षा तो कही जाती थी लेकिन किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जिससे कि वहाँ जो है खेती डिस्टर्ब ना हो। ब्लैक स्मिथ पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ होगा लोहार, पॉटर्स कुम्हार, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स, है ना, बढ़ई और ज्वेलर्स जो होते हैं, है ना, सुनार एंड अदर आर्टिशंस लिव्ड इन द सिटीज, ये सारे जितने भी आर्टिशंस थे ये सब शहरों में रहते थे। द सिटीज वर वेल प्लान्ड, जो शहर थे वहाँ के वेल प्लान थे, एंड हैड सिग्नेज ऑफ द स्ट्रीट्स, और सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थी। कम्युनिकेशन हैपन थ्रू कोरियर्स हु कैरिड मैसेजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो कम्युनिकेशन का माध्यम था वहाँ कोरियर्स का होता था, क्योंकि लोग जो मैसेज थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे, मतलब व्यापार वगैरह में इन सब चीज़ों में जरूरत पड़ती है ना कम्युनिकेशन की। द हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, हाउसेज जो थे वो लकड़ी के बने होते थे, एंड कुड बी अप द 2 स्टोरी टॉल, और मतलब 2 मंजिला वहाँ की बिल्डिंग्स होती थी। द स्ट्रीट्स हैड वेसल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन केस ऑफ फायर, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ क्या होता था, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, इनको मटके बोल लीजिए आप, कुछ भी बोल लीजिए, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो पानी से भरकर रखे जाते थे, जिससे कि रेगुलर इंटरवल्स पर रखे जाते थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कभी अगर आग लग भी जाए तो उन पानी मतलब उससे पानी का छिड़काव हो सके, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर थी। लेटर अकाउंट्स डिस्क्राइब द कॉटन ड्रेसेस पीपल पर, और अगर आगे के अकाउंट्स में हम देखें बाद में ये भी चीज़ें पता चली कि वहाँ के लोग क्या कपड़े पहनते थे, तो कॉटन ड्रेसेस पहनते थे। आ लोअर गारमेंट दैट रीच्ड बिलो द नी हाफ वे डाउन टू द एंकल्स एंड एन अपर गारमेंट दैट दे थ्री ओवर देयर शोल्डर्स, तो क्या था लोअर में अगर पैरों में पहनते थे तो क्या पहनते थे, पैरों में एक मतलब एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जो कि घुटनों से नीचे रहता था लेकिन एड़ी से ऊपर रहता था, हमारे एंकल से ऊपर रहता था, मान लीजिए कैप्री स्टाइल में समझ लीजिए, और जो ऊपर पहनते थे ऐसा पहनते थे जिससे कि शोल्डर हमारे कवर हो जाएं। सम वर लेदर शूज विद डिजाइन, कुछ लोग लेदर के शूज भी पहनते थे डिजाइन करे हुए, एंड थिक सोल्स मतलब मोटे सोल्स के लेदर के शूज़ पहनते थे, टू मेक देम लुक टॉलर, जिससे कि वो लंबे लग सकें, अपने आप को लंबा दिखाने के लिए वो लोग इस तरीके के शूज़ पहनते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस एक्सप्लोर वियर द हेड ऑफ अ हिस्टोरियन, लुक केयरफुली एट द आर्ट फैक्ट्स प्रेजेंटेड ऑन द स्प्रेड ऑफ द नेक्स्ट पेज, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ अबाउट पीपल एंड लाइफ ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है, आर्ट और आर्किटेक्चर्स का जो नमूना है ये सब देखना है, ठीक है, और क्या कंक्लूजन निकला जो हमने देखे मॉडर्न एरा की अगर लाइफ देखी जाए तो हम क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो 5.20 ये देखिए, ये रहा, तो देखिएगा दोबारा दिखा देती हूँ, ये रही पिक्चर, ठीक है, क्या हो रहा है, चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, ओके। तो ये फिगर जो देखा है 5.20 हैज़ मैनी मैसेजेस फॉर अस, ये हमें बहुत सारे संदेश देती है, ये जो स्कल्पचर है, अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी एंड परफेक्शन ऑफ द स्कल्पचर एंड इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें सुंदरता तो है ही है, मतलब इसकी जो ब्यूटी है और परफेक्शन ऑफ द स्कल्पचर, और स्कल्पचर का जो परफेक्शन है कितना परफेक्ट बना हुआ है, इसके अलावा ये एक फाइन एग्जाम्पल है एक मॉडर्न आर्ट का, मतलब आर्ट भी बहुत अच्छी इसमें दिखाई गई है ना। दिस कैपिटल अ वर्ड विच हैर मीन्स टॉप पोर्शन और हेड वॉज द टॉप ऑफ अ पिलर, ये जो है ये टॉप ऑफ अ पिलर है ऊपर का, दैट अशोका गॉट इरेक्टेड एट सारनाथ नियर वाराणसी, जिसमें जो कि अशोका ने सारनाथ में बनवाया था जो कि वाराणसी के पास है। वेयर द बुद्धा गेव द फर्स्ट टीचिंग, यहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहली बार अपनी पहली शिक्षा दी। द 4 लॉयंस सिम्बोलाइज द रॉयल पावर ऑन द रिंग विलो, और इस रिंग के पास जो है 4 लॉयंस दिखाए गए हैं जो कि सिम्बोलाइज करते हैं एक रॉयल पावर को। 4 पावरफुल एनिमल्स दिखाए गए हैं इसमें, एन एलिफेंट, अ बुल, अ हॉर्स एंड 1 मोर लॉयन, इसमें एक एलिफेंट है, एक बुल है, एक हॉर्स है और एक लॉइन और है। आर डिपिक्टेड अलोंग विद द धर्म चक्र और व्हील ऑफ धर्मा, ये जो है धर्म चक्र है, व्हील ऑफ धर्मा, विच सिम्बोलाइज द बुद्धास टीचिंग, जो कि बुद्ध की टीचिंग को सिम्बोलाइज करता है, जो बुद्ध की टीचिंग को दर्शाता है, ठीक है।
तो देखिएगा, दोबारा बता देती हूँ एक बार। दिस कैपिटल अ वर्ड विच हर हियर मीन्स टॉप पोर्शन और हेड। टॉप पोर्शन तो इसका हेड है। वॉज द टॉप ऑफ अ पिलर दैट अशोका गॉट इरेक्टेड एट सारनाथ नियर वाराणसी, जो कि सारनाथ में वाराणसी के पास बनवाया था, है ना, जहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा दी थी। द 4 लॉयन सिंबलाइज द रॉयल पावर। इसमें जो 4 लॉयन है वो रॉयल पावर दिखाते हैं। ऑन द रिंग बिलो, है ना, नीचे रिंग दिया हुआ है एक, उसमें भी 4 पावरफुल एनिमल्स दिखाते हैं। कौन कौन से? एलिफेंट, बुल, हॉर्स और एक और लॉयन है ना। आर डिपिक्टेड अलोंग विद द धर्म चक्र और व्हील ऑफ धर्मा, ये है धर्म का व्हील, ठीक है। विच सिंबलाइज द बुद्धा टीचिंग, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताता है। चलिए, सम कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, इसको देख लेंगे पहले। ऑफ द मौर्यास लाइफ एंड पीपल, वहाँ की लाइफ कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे मौर्यास का, ये देख लेंगे। तो देखो फिगर 5.21 टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये जो है एक डांसिंग गर्ल दिखाई गई है ना, ये जो है एक डांसिंग गर्ल है। ओके, तो इसको देख लेंगे। टेराकोटा फिगरी ऑफ अ डांसिंग गर्ल, हाँ बता चुकी हूँ, डांसिंग गर्ल दिखाई गई है ना। इसका आप जो है एलाबोरेट हेड ड्रेस नोटिस करो, अगर नोटिस करा जाए तो इसकी हेड ड्रेस कैसी है देखो, है ना, हेयर स्टाइल कैसा है, इसकी ज्वेलरी कैसी है, इस तरीके से, है ना। और अगर फिगर 5.22 में टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ फीमेल डियाटी, ये कोई देवी है इनकी फीमेल डियाटी, उनके बारे में दिखाया गया है। ओके, ऐसे ही फीमेल डियाटी याक्षी होल्डिंग अ फ्लाई विस्क, ये जो है एक फ्लाई विस्क लिए हुए हैं, ये भी जो है फीमेल डियाटी है याक्षी, ठीक है। फ्लाई विस्क होता है, देखा होगा आपने, कहीं मंदिर में जाओ, आप किसी धाम वगैरह पर जाओ तो एक मोर के पंख लगे रहते हैं जो सर पे मारते हैं, है ना। धाम वगैरह पर जाते हैं, मंदिर में, श्याम बाबा के मंदिर अगर आप जाओगे तो आपने देखा हो झाड़ा जिससे लगता है, तो इसको बोलते हैं फ्लाई विस्क। अगर आपको समझ में ना आए फ्लाई विस्क तो गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको इसकी इमेज में, ठीक है। 5.24 पर दिखाया गया टेराकोटा ऑफ सप्त मैट्रिकास और 7 मदर गॉडेस, ये 7 मदर गॉडेस हैं, कंटिन्यूइंग ट्रेडिशंस, ठीक है। और ये हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, ये हेड है टेराकोटा हॉर्स का। नोटिस द एलाबोरेट डिजाइन ऑफ द ब्रिडल, इसका डिजाइन देखो कितना एलाबोरेट है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ, जो एक कला का अद्भुत नमूना ये वहाँ पर पेश करते हैं। मौर्य कला जो है हमारी मौर्य काल की, उसका एक अद्भुत नमूना पेश करते हैं, ठीक है। सेकंड है ये, फिर दिखाया पेज पर फिगर 5.26 एज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स, ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। द ग्रेट स्तूप एट सांची, सांची का ग्रेट स्तूप है ये। इज एमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, जो कि एक इंडियन आर्किटेक्चर का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। नोट दैट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वॉज लेटर एनलार्ज्ड यूजिंग स्टोन, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ये ब्रिक्स का बना हुआ था और उसके बाद में इसमें स्टोन का यूज़ किया गया। अशोका इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड मैनी सच स्तूपास, अशोका ने कहा है कि ऐसे उसने कई सारे स्तूपास बनवाए। चैत्यास एंड बिहारास फॉर वर्शिप, जो कि पूजा के लिए बनाए गए थे, स्टडी के लिए बनाए गए थे और मेडिटेशन के लिए। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, मॉन्क जो होते थे, वो आके मेडिटेशन करते थे। फिर यह है रॉक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइफ साइज एलिफेंट एट धौली इन प्रेजेंट डे उड़ीसा, उड़ीसा में ये रॉक स्ट्रक्चर है, एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर है धौली में, जो कि भुवनेश्वर के पास है। विच सिंबलाइज द बुद्धा, जो कि बुद्ध की को सिंबलाइज करता है, बुद्ध की इंटेलिजेंट को, पावरफुल को, पेशेंट को एंड उसके काम को, उसकी शांति को, उनकी शांति को। एन एडिक्ट ऑफ अशोका वॉज एनग्रेव्ड ऑन अ रॉक नियर बाई, ठीक है, इसके पास में ही एक चट्टान है, मतलब चट्टान पे एडिक्ट लिखा गया है ना, सॉरी, ठीक है। एडिक्ट वही होते हैं इंस्क्रिप्शन जैसे कि लिख देते हैं, मतलब राजा महाराजा की प्रशंसा के लिए कि क्या है वो राजा कैसा था या क्या उसने संदेश दिया था लोगों को, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी वो लिखवाई थी उसने। तो दिस इमेज में बी फैमिलियर टू सम ऑफ यू, अब ये वाली जो इमेज है ये सब उससे फैमिलियर होंगे। तो इंडीड वास्तव में दिस कैपिटल वॉज, ये है लॉयन कैपिटल, जो चूजन एज इंडियाज नेशनल एम्बलम, जो कि इंडिया के नेशनल एम्बलम के लिए चूज़ की गई। टू विच वॉज एडेड द संस्कृत मोटो सत्यमेव जयते, इस पर की सत्यमेव जयते संस्कृत में लिखा हुआ है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सी द नेशनल एम्बलम ऑन द लेफ्ट बिसाइड्स द धर्मचक्र इज डिपिक्टेड एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एज यू मे ऑल्सो हैव नोटिस, जो इसमें एक धर्मचक्र है जो कि हमारे नेशनल फ्लैग पे भी बना होता है, ठीक है। द मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडक उपनिषद, जो कि इस मतलब ये कहाँ से है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इन फुल इट रीड्स सत्यमेव जयते ननृतम, दैट इज ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। नोटिस द डिफरेंट सिंबल्स ऑन द कॉइन्स, कॉइन्स पर जो बने हुए हैं डिफरेंट सिंबल, इनको नोटिस कीजिए। कैन यू गैस व्हाट एनी ऑफ द सिंबल्स इन द कॉइन्स बिलो माइट मीन, क्या आप इसमें जो सिंबल्स हैं इनको गैस कर सकते हो, तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़े बहुत समझ में आ रहे थे, कोई कंपास जैसा है कुछ कुछ,
ये है ना, एक मिनट रुकिए, ये कंपास की तरह है, ये व्हील की तरह है ना, चक्र की तरह है। इस तरीके से कुछ सारे सिंबल समझ में आ रहे हैं, बाकी के नहीं आ रहे हैं। द बिग राउंड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द स्तूपा इज कॉल्ड द अंडा। ठीक है, जो बड़ा सा राउंड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है सेंटर ऑफ द स्तूप के सेंटर में, उसको अंडा कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, जो कि एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज ऑफन बुल्ड टू हाउस सेक्रेड रेलिक्स। पीपल वॉक अराउंड इट इन अ सर्कल एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लोग जो है इसके चारों तरफ सर्कल लगाते हैं, एक परिक्रमा टाइप की करते हैं पूजा के लिए, जिसको कि प्रदक्षिणा कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब ये लास्ट टॉपिक आएगा, द फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, फ्रेजाइल नेचर का मतलब है जो ये एम्पायर्स का जो नेचर था, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रहा, मतलब लड़खड़ाता था, ये बहुत ज़्यादा लड़खड़ाया हुआ रहा। जैसे कि एक एम्पायर आया, वो लड़खड़ा गया, डेक्लाइन हो गया, फिर दूसरा आया, फिर उसका डेक्लाइन हो आया, फिर तीसरा आ गया, इस तरीके से आते रहे। तो ये लड़खड़ाए क्यों थे एम्पायर्स? तो इसके बहुत सारे रीजन थे। यू विल हियर इन हायर ग्रेड्स अबाउट पास्ट माइटी एम्पायर्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो तुम अगर हायर ग्रेड्स में जाओगे तो कुछ बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ोगे इस संसार में। ऐसा नहीं है इंडिया में ही बहुत सारे एम्पायर्स थे, बहुत अलग अलग थे, जैसे कि रोमन के बारे में, पर्शियन के बारे में, ऑटोमन, स्पेनिश, रशियन। ठीक है, तो द ब्रिटिश एम्पायर्स एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एम्पायर थे जिनके बारे में आप पढ़ोगे, जो टिके नहीं, मतलब सब लड़खड़ाए। ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग गोन, कुछ तो इसमें से बहुत लंबे समय तक रहे। बट हिस्टोरियंस कीप डिपेंडिंग द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन। लेकिन क्या था, हिस्टोरियंस जो है इनके डिक्लाइन के बारे में ही बताते हैं कि सब जो थे धीरे धीरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए ये सब धीरे धीरे? One of those causes, as we saw, is the temptation for some of the empire's regions to try and become independent. इसमें से एक कारण जो है वो ये नज़र आता है कि जो एम्पायर थे, इसमें से जो इनकी जो एक टेम्पटेशन थी ना, इनकी इच्छा थी कि अपने आप को स्वतंत्र बनाने की। जैसे मैंने बताया था, किंगडम जो थे ना, जो मतलब एम्पायर से अलग किंगडम होते हैं, तो किंगडम में जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो उन्होंने तोड़ तोड़ के एम्पायर को तोड़ना शुरू किया, वो एक अलग अलग इंडिपेंडेंट बन गए। इससे भी एम्पायर टूटने लगा। दिस कुड हैपन इफ फॉर एग्जाम्पल द एम्पायर नीडेड मोर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स और इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट लोकल रूलर्स वुड बी बर्डन विद इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर ट्रिब्यूट। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कई बार क्या हुआ राज्य में, एम्पायर में, जैसे कई बार सूखा पड़ गया है ना, या फिर बाढ़ आ गई, तो क्या था, तो मतलब खेती की स्थिति खराब हो गई। तो इससे क्या था, वहाँ पर जो है एम्पायर जो गिरने लगी। एम्पायर को तो पैसे की जरूरत होगी, इतना बड़ा एम्पायर चलेगा तो उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन अगर होंगी, सेना के लिए जरूरत पड़ेगी, आर्मी के लिए जरूरत पड़ेगी, मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इस सबसे क्या हुआ था, जब वो भूखमरी फैली है ना, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इससे फसल हुई नहीं, तो क्या था, जिससे लोगों को टैक्स अच्छे से नहीं मिल पाया, जिस वजह से भी एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, मतलब एम्पायर खत्म होने लगे। और इफ अ पावरफुल एम्पर वॉज फॉलोड बाई वन परसीव्ड टू बी वीक, अगर क्या था, जैसे कि कोई पावरफुल एम्पर है और कोई दूसरा एम्पर जो है वीक है ना, तो लोग उसे टैक्स नहीं देंगे कि भाई ये तो बेकार काम कर रहा है, हम इसको टैक्स भी नहीं देंगे, तो धीरे धीरे करके वो एम्पायर पे गिरने लगा। लोकल किंग्स और चीफटेंस माइट सिंपली डिसाइड टू टेक अ चांस। अब जो वहाँ के जो लोकल किंग्स होते थे और जो चीफटेंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट, कि हम इनको टैक्स नहीं देंगे। इस वजह से भी जो है एम्पायर गिरे, है ना। और द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू होल्ड इट टुगेदर एज अलेक्जेंडर एक्सप्रेस। और सबसे ज़्यादा ये हुआ, इतने बड़े एम्पायर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि इसको संभाले कौन। इसीलिए उन सब ने अपने अलग अलग छोटे छोटे से किंगडम बना लिए, उन सब ने जो है एम्पायर को तोड़ दिया। एज अलेक्जेंडर एक्सपीरियंस, जैसे कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ था, उसका एक्सपीरियंस ये रहा। फॉर ऑफ टेरिटरीज आर ऑफन द फर्स्ट टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द एम्पायर। Finally, economic crisis caused by natural calamities such as a long drought of floods could also shake an empire's structure. तो जैसे अलेक्जेंडर के साथ भी हुआ, अलेक्जेंडर के जो सेटअप्स थे ना, जो नियुक्त करे थे उसने, उन सब ने अपने अलग अलग राज्य बना लिए, अलग अलग किंगडम बना लिए, और वो टूटने लगे। उसने टेरिटरी से उसकी दूर हो गए वो, और धीरे धीरे उसका जो एम्पायर था वो भी गिरने लगा। या फिर जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है ना, तो इस वजह से एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था वो लड़खड़ाता रहा। एम्पायर्स आर देयर फॉर समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स। एम्पायर जो है पैराडॉक्स की तरह काम करते हैं। ऑन द वन हैंड दे कैन ब्रिंग अबाउट, एक तरफ अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल यूनिटी लाते थे, राजनीतिक एकता उनसे मिलती थी। एज द मॉडर्न एम्पायर डिड टू ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट एंड रिड्यूस और एलिमिनेट वॉरफेयर अमंग द स्मॉलर किंगडम्स। इंडीड अ वेल मैनेज्ड एम्पायर कुड लीड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी देन स्मॉलर वेयरिंग किंगडम्स। क्या था, इनका ये कहना है कि जैसे कि मतलब बड़े बड़े जो एम्पायर थे, बड़े बड़े एम्पायर थे, और छोटे छोटे एम्पायर जब बढ़ गए छोटे छोटे एम्पायर में, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे आपस में लड़ाई छिड़ी, युद्ध छिड़ गए, तो छोटे छोटे एम्पायर जो है इसकी वजह से डिक्लाइन हो गए, है ना। उनका जैसे कि कौटिल्य का कहना था कि वेल मैनेज्ड एम्पायर वो होता है जिसमें ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा फले फूले प्रॉस्पेरस हो, मतलब स्मॉलर की अपेक्षा।
जिसमें कि ज़्यादा युद्ध वगैरह ना हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ देखें, एम्पायर्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू वॉर एंड हैव मेंटेन देयर एक्सिस्टेंस थ्रू फोर्स एंड रिप्रेशन। तो हाँ, एम्पायर में जैसे अगर क्या हुआ, एम्पायर को मैनेज करने के लिए, जैसे वॉर हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसके लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। फोर्स और रिप्रेशन के जरिए वो अपने एम्पायर को बचा सकते हैं। तो धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगी। दिस मेक्स फ्रॉम फ्रेजाइल एट देयर कोर एंड अनस्टेबल ओवर टाइम। इस वजह से ही क्या हुआ, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो है एम्पायर घटने लगे, टूटने लगे और उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, कैसे खत्म हुआ ये आप देख चुके हो, है ना, क्या क्या रीज़न रहे। जैसे क्या होता था कि भाई प्रॉस्पेरस होना चाहिए, भुखमरी फैल रही है, भाई पैसे, एम्पायर को तो रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, खर्चे अपनी कैसे चलाएगा जब लोग टैक्स ही नहीं देंगे। तो एक ये लॉजिक हो गया। दूसरा, अगर कोई वीक एम्पायर आ गया तो वो सही से जो है शासन नहीं कर रहा है, तो लोगों ने सोचा कि चलो भाई, जो बड़े बड़े चीफ्टेंस होते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, वो सोचते थे हम इसको टैक्स ही नहीं दे रहा है तो ये खुद ही हट जाएगा। तो ऐसे एम्पायर भी हट गए, है ना। और बहुत ज़्यादा जैसे खर्चा वगैरह हो रहा, कोई भुखमरी फैल गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो इस वजह से लोग मरने लगे, है ना। और लोगों ने अपने अलग अलग किंगडम बना ली, जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने अलग अलग किंगडम बना लिए छोटे छोटे से, तो सब इंडिपेंडेंट होकर घूमने लगे। तो ये भी इसका रीज़न रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न थे, आप लोग देखिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, चैप्टर तो वैसे आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बिफोर वी मूव ऑन, लेकिन अगर हम आगे मूव ऑन करें उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि एन एम्पायर इज़ अ लार्ज टेरिटरी मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर किंगडम्स और टेरिटरीज। एक एम्पायर जो होता है वो बहुत बड़ी टेरिटरी होता है, जो कि छोटे छोटे से किंगडम से और टेरिटरी से बना होता है। एम्परर्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम्स मोस्टली टू गेन फेम, अमास पावर इंक्लूडिंग मिलिट्री पावर एंड कंट्रोल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो एम्पायर्स में एम्परर्स अपनी जो पावर को बढ़ाता है, कैसे, मतलब फेम मिलती है उसको, पावर होनी चाहिए उसके बाद, और उसके पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए एंड कंट्रोल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक लाइफ, और वहाँ की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है, द फर्स्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया emerged इन रीजन्स ब्लेस्ड विद abundant नेचुरल रिसोर्सेज। पहला एम्पायर इंडिया का अगर इमेज हुआ तो वो था उसमें मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में हो, रिवर्स हो, इरिगेशन हो, वहाँ पर सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था हो, नदियाँ हो मतलब सिंचाई के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था हो, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स फॉर ट्रेड। और वहाँ पर जो है प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए जिससे कि व्यापार अच्छा हो सके। Alexander's campaign in northwest India had a limited political impact but opened the door for Indo-Greek culture contacts। अलेक्जेंडर ने कैंपेनिंग जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किया था, तो अलेक्जेंडर का भी जो एम्पायर था वो भी धीरे करके खत्म हो गया था, है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो उसमें इंडो ग्रीक कल्चर को भी बढ़ावा दिया था। द मौर्याज क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर विद अ लेजेसी दैट लास्टेड सेंचुरीज। मौर्याज ने भी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो कि लास्ट सेंचुरीज तक चला। देयर लेजेसी इंक्लूड्स स्ट्रेटनिंग ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। उनकी लेजेसी ने जगह जगह मजबूत ट्रेड रूट्स बनाए और इकोनॉमिक सिस्टम का अच्छी व्यवस्था की। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉइन्स फॉर ट्रेड। उनके यहाँ जो है व्यापार के लिए जो करेंसी की भी व्यवस्था की गई, मतलब एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉइन्स का अच्छा यूज़ होने लगा। वेल डिज़ाइन अर्बन सेटलमेंट। वहाँ पर जो घर थे, जो शहरीकरण हुआ, अर्बन सेटलमेंट्स अच्छा रहा, वेल डिज़ाइन था वो, है ना। एंड एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का एक इलाबोरेट सिस्टम था, यानी कि जो रख रखाव था वो अच्छे लोगों के हाथ में था। जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो अच्छे से वहाँ का रख रखाव देखते थे। दे ऑल्सो प्रमोटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और वहाँ पर जो है आर्ट और आर्किटेक्चर को भी अच्छा प्रमोशन मिला, मतलब कला और संस्कृति का अच्छा नमूना था वहाँ पर, आर्किटेक्चर को अच्छी व्यवस्था थी। अशोका वॉज कीन टू एडवर्टाइज हिज अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ बेनोवेलेंट रूलर। अशोका की इच्छा थी कि वो अपने अचीवमेंट्स और जो उसकी प्रोजेक्ट हैं, जो इसकी एक इमेज है, एक बेनोवेलेंट रूलर की रहे, एक दयालु शासक की रहे, हु एनकरेज हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो धर्म। और जिसने कि बताया कि सब धर्म को फॉलो करो, मतलब उसका ये नारा था कि धर्म को मानो, ठीक है, धर्म को मानो, अहिंसा मत फैलाओ, अहिंसा के साथ रहो, हिंसा मत फैलाओ, मतलब हमें जो है हिंसा छोड़ देनी चाहिए, है ना। सबके साथ दयालुपूर्ण व्यवहार करो, जीवों पर दया करो। ये सब उसकी जो शिक्षाएं थी, जो कि उसने बुद्ध से ग्रहण की थी, बुद्ध की शिक्षा पर चले थे वो, ठीक है। तो उसने ये शिक्षाएं दी थी कि धर्म को फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था, कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर आप लाइक करोगे तो इससे हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और हमें अच्छा सा काम करने का मन करता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिए इसको। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।